हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के भूगोल को पढ़ेंगे। पर्यावरण और हम के अध्याय 4 में है वायुमंडल। तो चलिए पढ़ते हैं। आप अपनी किताब कॉपी निकाल लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा उसे नोट करते जाइएगा। तो अध्याय 4 में क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी क्या है? चारों तरफ से वायु के आवरण से घिरा हुआ है, और ये जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की चारों ओर कई किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है, शक्ति के कारण यह वायुमंडल इसके साथ टिका हुआ है। क्या है? इससे पहले ये आप जान चुके हैं, जो पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति होती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो शक्ति जो होती है वो अपने चारों ओर सबको अपने तरफ खींचने का कोशिश करती है, और उसी कारण से हम पृथ्वी के ऊपर चल फिर सकते हैं और पृथ्वी में हम भी अटके हुए हैं। जो पेड़ पौधे घर हैं ये इसी कारण से पृथ्वी से सटे हुए हैं। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायुमंडल है, चारों ओर में जो हवा का आवरण है वो भी पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। जो पृथ्वी में जीवन है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, और इसमें जीवन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है वायुमंडल, क्योंकि हम बिना सांस के एक सेकंड भी जीवित नहीं रख सकते हैं, और हमको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता है। और इसी कारण से भी पृथ्वी में जीवों का जो अस्तित्व है वो संभव हो सका है, अन्यथा पृथ्वी भी चंद्रमा के समान ही वीरान होता। चंद्रमा में जैसे कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, उसी तरह पृथ्वी में भी होता, क्योंकि पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सबको जीवित रहने के लिए वायु आवश्यक है। हमारी पृथ्वी गैसों की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी पर जो जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये चक्र बनता है, और इसी कारण जो है कि ये जीवन संभव हो सका है। यह हमें पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। ठीक है। तो सौरमंडल कौन? वायुमंडल। सौरमंडल की हानिकारक किरणों के बुरे प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। तो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, उसके जो खराब किरणें हैं जिससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो उसको क्या करता है? यही वायुमंडल ही रोक देता है, उसको अंदर नहीं आने देता है, और सुरक्षा चादर के तरह भी ये काम करता है। सुरक्षा की इस चादर के कारण ही हम दिन के समय जलने एवं रात के समय ठंडा होने से जमने से बच जाते हैं। क्या है? यदि ये वायुमंडल नहीं होता तो सीधे क्या होता? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता, लेकिन ये वायुमंडल होने के कारण छनकर प्रकाश आता है, और जो हानिकारक किरणें हैं उसको भी रोक देता है, जिसके कारण एक लिमिटेड हीट ही आता है पृथ्वी तक, जिसके कारण क्या है? हमको जितना ताप की आवश्यकता है उतना मिल जाती है। और जब रात के समय यदि ये वायुमंडल नहीं होता तो भी क्या होता? पृथ्वी इतना ठंडा हो जाता कि हम इसमें जम कर रह जाते। लेकिन वायुमंडल के कारण क्या होता है? ये जो ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी को गर्म करता है, फिर जब वापस जाता है तो यही आसपास ही के जो वातावरण है उसको गर्म करके रखता है। और इसी वायुमंडल के कारण क्या है? हवा यही घूमते रहती है, जो ताप होता है उसको एकदम से बाहर निकलने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, और एक जो ताप होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, और इसी के कारण पृथ्वी में जीवन भी संभव है। तो वायुमंडल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन के लिए। तो वायुमंडल का संगठन।
वायुमंडल में कौन कौन से गैस है, किस प्रकार से बना है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सी गैस पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ओजोन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। तो मुख्यतः ये गैस पाई जाती है जिनकी मात्रा थोड़ी अधिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है 78%, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाया जाता है वो है नाइट्रोजन गैस, वो है 78%, 78%। ऑक्सीजन गैस कितना है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और आर्गन गैस है 0.93%। और इसके अलावा क्या है, कुछ जलवाष्प है, धूल है, धूल के कण भी मौजूद हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। ठीक है। तो वायुमंडल में मौजूद सभी प्रकार की गैसें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है, जिसके कारण श्वसन क्रिया के साथ कुछ नाइट्रोजन गैस भी हमारे फेफड़े में चली जाती है, फिर बाहर निकाल ली जाती है। परंतु पौधे का जीवन नाइट्रोजन पर ही आश्रित है। जो पौधे होते हैं उनका जीवन किस पर आश्रित है, नाइट्रोजन पर आश्रित है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें रहने वाले जो जीवाणु पाए जाते हैं वे वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं और जिसका उपयोग पौधे करते हैं। तो कुछ दलहन पौधे होते हैं जिसमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है और जो क्या करता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। इसलिए उसकी जो जड़ होती है वो गांठ नुमा हो जाती है, उसमें गांठ बन जाते हैं और उसी में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन संग्रहित रह जाते हैं और उसका उपयोग पौधे करते हैं और इनडायरेक्टली उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उस पर निर्भर रहते हैं। पौधे भी अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है वो एक समान बनी रहती है। इसका साइकिल जो होता है वो एक समान बना रहता है। यदि हम वृक्ष काटते रहें तो यह जो संतुलन है ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे में उसके बाद पौधा क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है वो काफी कम मात्रा में होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण गैस है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद जो हरे पौधे होते हैं वे भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और बदले में जो ऑक्सीजन गैस है उसे वापस देते हैं। तो ये क्रिया करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पौधे और हमारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पे आश्रित हैं। इसलिए ऑक्सीजन जितना आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन इसका एक संतुलित मात्रा होना भी बहुत आवश्यक है। तो यह जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के रूप में होता है जो ऑक्सीजन बनाता है। तो इसके प्रकाश संश्लेषण के रूप में जो पौधे होते हैं उसके पौधे के पत्ते भोजन बनाने का भी कार्य करते हैं अपने पौधों के लिए, विभिन्न भागों के लिए। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन मनुष्यों और पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। ठीक है, इसका संतुलन बना रखने के लिए पौधे भी होने चाहिए और मनुष्य भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे का इसका उपयोग हो और इस तरह संतुलन बना रहे। लेकिन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से यह संतुलन जो है बिगड़ जाता है। क्या है, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और भी बहुत सारे जहरीले गैस छोड़ते हैं। तो जिसके कारण क्या है, ये जो बैलेंस है मनुष्य और पौधों के बीच, उसके बाद भी और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे मौसम और जलवायु को भी
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पहले पढ़ा ना हमने, वायु का जो संगठन है 78% नाइट्रोजन, 1% अन्य है और 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, वायु का संगठन। तो जब कल कारखाने और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है, तब ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैस कौन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ग्रीन हाउस गैस है। और इसके कारण क्या है, जो आसपास पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, और इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि हो रहा है उसे। ठीक है, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको भी नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि एक ताप के मनुष्य, पेड़ पौधे, जीवों को जीवित रहने के लिए एक अनुकूल ताप की आवश्यकता है। उससे अधिक होने पर मनुष्यों का जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आगे है वायुमंडल की संरचना। तो नीचे से ऊपर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है जो वायुमंडल के परत है उसकी संरचना को। ठीक है, पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और सबसे ऊपर में क्या है? बहिर्मंडल। 5 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। और ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर की तरफ उठते जाते हैं। जो पृथ्वी का सतह है वहां जिसमें हम लोग रहते हैं वो क्या है? क्षोभ मंडल है। और उसके ऊपर जहां पे हवाई जहाज उड़ते हैं वो क्या है? समताप मंडल। नहीं, जहां बादलों की क्रिया होती है वो हो गया समताप मंडल। तो देखते हैं सारे जितने भाग हैं उसको अलग अलग से। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में घटित होती हैं। तो इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत इसी कारण से कहा जाता है। यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच ये क्षोभ मंडल स्थित है। और इसी मंडल में मौजूद जो वायु है उसी में हम सांस लेते हैं। और धरातल से ऊपर जाने से के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर, जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रति 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर से जो तापमान होता है वो कम होता जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम हो जाता है धीरे धीरे। तो इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो कम होते जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसे आप पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसके बाद है मौसम की जो प्राय सभी घटनाएं, जैसे कुहासा हुआ, बादल हुआ, ओला तैयार होना, तुषार होना, आंधी तूफान, मेघ, बादलों का बनना, वो क्या है? इसी मंडल में घटित होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में के जो गर्म और शीतल होने का कार्य होता है वो विकिरण, संचालन और संवहन के द्वारा होता है। और इसी के कारण ये जो निचला भाग है पृथ्वी का ये गर्म होता है या ठंडा होता है। किसके कारण? इन 3 क्रियाओं के, विकिरण के कारण, सूर्य के विकिरण के कारण, संचालन के कारण और संवहन के कारण। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है, इसे याद कर लेंगे। जो क्षोभ मंडल में हर 165 डिग्री पर क्या होता है? ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान कम होता जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोई भी निश्चित तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंगे प्रसारित करती है और इसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। कोई भी वस्तु, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर क्या करती है? वो अपने से ऊष्मा जो तरंगे होते हैं उसे प्रसारित करते हैं, उसे विकिरण कहते हैं।
और ये क्या, इससे पहले आपने सुना ना कि विकिरण, संचालन और संवहन। तो विकिरण क्या है, जो वस्तु एक ताप पर अपना ऊष्मा तरंगों को प्रसारित करती है, जबकि संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करती है। जैसे क्या होता है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे पानी किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो निचला भाग जैसे गर्म होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है, नीचे से जो पानी है ऊपर की ओर गति कर रहा है ना। तो नीचे से पानी गर्म हुआ, उसके से जो सटा हुआ पानी का अणु है उसको गर्म किया, फिर उससे सटा हुआ जो ऊपर का पानी का अणु है उसको गर्म किया। तो इस तरह से पानी जो अणु का स्पर्श के द्वारा एक अणु दूसरे अणु को गर्म करता है या ऊष्मा प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना हीट का, ठीक है। और यह तभी संभव होता है जब वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता होती है। और आपको पता है कि हमेशा गर्म से ठंडे की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जब गर्म चीज और ठंडा चीज दोनों को सटा के रखेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे गर्म चीज से ठंडा चीज की ओर ताप ट्रांसफर हो रहा है, और जो ठंडा चीज है वो भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और जो गर्म चीज है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और ठंडा वाला गर्म हो रहा है। आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो ये हो गया संचलन। उसके बाद है, यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए, ठीक है। और संचालन को ही परिचालन भी कहा जाता है। क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि 2 ग्लास में पानी रखते हैं, एक में गर्म पानी, एकदम गर्म पानी, और एक में ठंडा पानी। तो धीरे धीरे दोनों को सटा के रखेंगे, स्टील का ग्लास लेंगे और सटा के रखेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे जो ठंडे ग्लास का पानी है वो भी गर्म होते जा रहा है, लेकिन जो गर्म ग्लास का पानी है वो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हो रहा है। और ये तब तक ट्रांसफर होते रहेगा गर्म से ठंडा जब तक कि दोनों ग्लास के पानी का तापमान समान ना हो जाए, ठीक है। तो यही है संचालन। इसके बाद देखिए, पहला हो गया क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज जो उड़ता है ना उसी में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर का जो भाग है उसको समताप मंडल कहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर से 50 किलोमीटर और ऊपर तक। और इस मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। इसलिए आप यदि कभी हवाई जहाज से सफर करेंगे ना तो देखेंगे कि जो बादल हैं वो आपके नीचे हैं और आप बादलों के ऊपर से उड़ रहे हैं। तो कभी भी बारिश होगा और आप हवाई जहाज में जा रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं भीगेंगे। जहां ओजोन गैस, ठीक है, जहां ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों व हानिकारक को जो गैस हैं गैसों से भी हमारी रक्षा करती है। और यहाँ तापमान लगभग एक समान होता है। कहाँ तापमान एक समान होता है, समताप मंडल में, ठीक है। और समताप मंडल जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको भी रोकने का काम करती, किसकी सहायता से, ओजोन गैस की सहायता से। ओजोन के साथ जो पराबैंगनिक किरणें हैं वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। अब देखिए आगे क्या है, मध्य मंडल क्या है, मेसोस्फीयर। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। यह मंडल समताप और ताप मंडल के बीच वाली परत होता है। इस चित्र में देखिए सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है, फिर क्या है, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल किसके हैं, यहाँ जो ऊपर वाला है क्या है, यहाँ नीचे क्या है, मध्य मंडल के नीचे है समताप मंडल और ये ऊपर में है ताप मंडल, ठीक है। ताप मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच का भाग क्या है, मध्य मंडल। और एक बात यहाँ छूट गया कि समताप मंडल में जो है तापमान है वो हमेशा एक समान रहता है। अब देखिए मध्य मंडल जो है समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर और ऊपर तक है, ठीक है, ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो इसी भाग में आकर जल जाते हैं,
क्यों? क्योंकि यह मंडल काफी ठंडा होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान गिरता जाता है, तापमान कम होता जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ गए। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड आकर यहाँ ठंडा होने के कारण जलकर समाप्त हो जाता है। तो इस चित्र को एक बार फिर से समझ लेते हैं। वायुमंडल की परतें, नीचे क्या है? ये है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल, फिर उसके ऊपर है बहिर्मंडल। 5 मंडल हो गए। ये वायुमंडल की परतें, इसको 5 भागों में बांटा गया है। आगे है ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। ठीक है, ताप मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर का भाग। तो यह क्या होता है? वायुमंडल का मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, जो आयन मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे अब तक तो तापमान क्या हो रहा था? धीरे धीरे घटता जा रहा था, लेकिन तापमंडल में जैसे ही पहुंचता है मध्य मंडल पार करके, तो तापमान धीरे धीरे क्या है? बढ़ता जाता है। और इसी आयन मंडल में, ताप मंडल में ही आयन मंडल की परतें पाई जाती है। ठीक है, आयन मंडल क्या है? धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का ही भाग होता है। और इस भाग में जो विद्युतीय या चुंबकीय घटनाएं घटती है, तो आप जो रेडियो में समाचार सुनते हैं, टीवी में प्रसारण देखते हैं, वो कैसे सुनते हैं? उसी आयन मंडल से ही विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, केंद्र जो दूरदर्शन केंद्र होता है या फिर बाकी जो चैनल्स के होते हैं, वो क्या करते हैं? अब विद्युत तरंगे भेजते हैं, कहाँ? ऊपर भेजते हैं। वो आयन मंडल से टकराकर फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं, और इस तरह से हम जो प्रोग्राम वगैरह हैं देख पाते हैं। तो पृथ्वी में प्रसारित होने वाले रेडियो तरंगे इस परत द्वारा दोबारा पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण हम क्या है? रेडियो संचार या फिर टीवी में जो प्रसारण होता है उसको देख पाते हैं, या फिर फोन में जो टावर पकड़ता है, तो इसी कारण से होता है। जो ध्वनि, ये रेडियो तरंगे होते हैं, इस मंडल से रिटर्न वापस आ जाते हैं, और इसका टावर जहां रहता है वहां उसको कैच कर लेता है। अब नेक्स्ट है बहिर्मंडल। ये सबसे बाहरी मंडल, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। तो इसको कहते हैं इक्सोस्फेयर। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्सोस्फेयर। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल। इसीलिए बाहर, बहिर मतलब क्या? बाहर, बहिर्मंडल। तो यह वायु की पतली परत होती है। इस मंडल में हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, क्या है? ये हल्का गैस है, इसकी अधिकता पाई जाती है। यहाँ का जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। कहाँ का? बहिर्मंडल का। तो समझ गए 5 मंडल को। पृथ्वी के जो बाहर वायुमंडल है उसके आवरण को 5 भागों में बांटा गया है, वायुमंडल को। वो आप समझ गए सारे। फिर से एक बार कर लेते हैं। क्या है? क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, अब आगे है मौसम एवं जलवायु। तो मौसम क्या है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटा या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, वही दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, उस स्थान का जलवायु कहलाता है। तो मौसम क्या होती है? जो वायुमंडल में प्रत्येक घंटा या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, वो हो गया मौसम, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति। और वहीं दीर्घकाल में किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है, मतलब जिस तरह का वहां वेदर रहता है, मौसम रहता है, वो उस स्थान की क्या हो जाती है? जलवायु हो जाती है। ठीक है, मौसम क्या है? प्रतिदिन की घटना है, दिन प्रतिदिन की या घंटों की। और जलवायु क्या है? वहां की जो एवरेज जो मौसम होता है, औसत मौसम होता है, वो है जलवायु। तो मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं, और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व जो है वायुमंडल होता है। क्या है? प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व
जो होता है वो जलवायु होता है। यह स्थल रूप, मृदा के प्रकार तथा वनस्पति को प्रभावित करता है। यह मनुष्य के जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास शामिल है। क्योंकि जहाँ जैसा मौसम होगा वहाँ के लोग उसी तरह के भोजन करेंगे, वैसे ही फसल उपजेंगे, वैसे ही घर में रहेंगे। जैसे जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होती है वहाँ पे लोग लकड़ी के घर बना के रहते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं और वहाँ के भोजन भी थोड़े अलग होते हैं। और जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ के लोगों का जो आवास होता है, भोजन होता है, वहाँ के उपजाने जाने वाले फसल होते हैं वो अलग होता है। तो इसके कारण भी लोगों का जीवन स्तर भी अलग अलग होता है, उनका जीवन शैली अलग अलग होता है। तो मौसम एवं जलवायु के प्रमुख तत्व क्या है? तापमान, वायुदाब, पवन तथा आर्द्रता। ये क्या है? जलवायु के अलग, मौसम या जलवायु के मुख्य तत्व हैं। तो यहाँ जानने योग्य कुछ बातें हैं, ठीक है। पहले तापमान देखते हैं। तापमान क्या है? टेम्परेचर। तो क्या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों की जमी हुई जो बर्फ है वो पिघलती है, और जिसके कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो वृद्धि होता है, बढ़ता है, और जिसके फलस्वरूप जो छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्र के अंदर वो क्या है? डूबते जाते हैं, और बहुत सारे पौधे एवं जो जंतु हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं और हो रहे हैं। साथ ही तापमान को किससे मापा जा सकता है? तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस। और इसका आविष्कार किसने किया था? एडर्स सेल्सियस ने किया था, इसीलिए इसका नाम डिग्री सेल्सियस का, सेल्सियस उनके नाम का जो सरनेम था उसको रखा गया। सेल्सियस पैमाने पर जल क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या फिर उससे नीचे हो जाएगा तो क्या है? पानी बर्फ में बदल जाएगा, जम जाएगा, और जैसे ही उसके ताप को बढ़ाया जाए 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा तो वो उबलने लगेगा, ठीक है। अब देखो तापमान से किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का पता चलता है। तो तापमान क्या है? कि कौन वस्तु कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ये बताता किससे है? तापमान से। तो वायु में किसी स्थान पर उस समय का ताप और शीतलता की प्रबलता को तापमान कहा जाता है। इसे नोट कर लेंगे कि वायु में किसी समय पर जो ताप है या फिर शीतलता की जो प्रबलता है उसको तापमान कहते हैं। यह समय के साथ प्रत्येक घंटे, दिन, महीना में बदलता रहता है। जो तापमान है वो बदलता रहता है। वायुमंडल का जो तापमान है दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु में क्या है? तापमान कम रहता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा रहता है। तो इस तरह से जो दिन रात से ही नहीं बल्कि ऋतुओं के कारण भी बदलता है। जैसे दिन के समय तापमान ज्यादा रहता है और रात के समय तापमान कम रहता है। तापमान का एक महत्वपूर्ण कारण सूर्य ताप आपतन है, जो तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन। सूर्य से क्या है? ऊर्जा आ रही है, किरणें सूर्य पृथ्वी पर पड़ रही हैं, और जो ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जब पृथ्वी पर पड़ती है उसे आपतन कहते हैं, ठीक है। और सूर्य तप, इंसोलेशन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा होता है सूर्य ताप, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, तो क्या हो जाएगा? तापमान घटता जाएगा। और यदि ये ध्रुव के बारे में पढ़ना तो क्लास 6 का जो क्लास है वो देख सकते हैं, उसमें पृथ्वी का जो दोनों ध्रुव है उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। अब क्या है? इसलिए तापमान भी इस प्रकार घटता जाता है। क्या है? भूमध्य रेखा में क्या है? तापमान सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाता है वह तापमान कम होता जाता है। इसलिए जो ध्रुव होते हैं वे हमेशा बर्फ से ढके होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान बहुत कम रहता है।
और जो आपतन होता है पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। आपतन के अंतर के कारण जो जीव जंतुओं का जीवन है वो भी प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम गांव से शहर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या है, बढ़ता जाता है, क्योंकि शहर में क्या है, कल कारखाने हैं, मोटर गाड़ियां हैं, इसके कारण भी ताप बढ़ता है। ठीक है, तापमान को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। लेकिन गांव में क्या है, नदियां हैं, तालाब हैं, खेत हैं, खुले खेत हैं, इसलिए तापमान शहरों की अपेक्षा कम रहता है और वहां गाड़ियां भी कम रहती हैं और कारखाने भी नहीं रहते हैं, जिसके कारण गांव में तापमान कम और शहरों में ज्यादा होता है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवें भाग को ही प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा उसका ताप होता है, सोचिए उसका 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक आता है, फिर भी कितना ज्यादा ताप अनुभव होता है ना। अब क्या है, वायु दाब। वायु दाब, एयर प्रेशर। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी ऊपर वायु का भी भार पड़ता है? क्यों, हम पृथ्वी पर हैं और चारों ओर क्या है, वायु है। पृथ्वी के चारों ओर घेर के रखा है वायु, तो स्वाभाविक है कि उसका दाब हमारे ऊपर पड़ेगा, है ना। तो इस वायु में वजन होता है जो दाब पैदा करता है। और यह जानकारी आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वायु का जो दाब है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर क्या है, विपरीत दिशा में बल लगाता है। चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ, जैसे ये हमारा शरीर है, ठीक है, तो चारों तरफ से जो वायु है हम पर दाब लगा रहा है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो विपरीत दिशा में दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसके कारण उसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या है, वायु दाब है। इसे नोट कर लेंगे आप इस पॉइंट को कि वायु, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है उसे वायु दाब कहते हैं। तो समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता, सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जो समुद्री तल है वहां पर सबसे ज्यादा वायु दाब होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ये वायु दाब घटता जाता है। वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी से मापा जा सकता है, बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। वायु दाब मापी यंत्र को आप यहाँ देख सकते हैं, चित्र 4.7 में देख सकते हैं, नीचे दिया है। ठीक है, रुकिए दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है ना वायु दाब मापी यंत्र, ये देखिए, इसके द्वारा वायु को मापा जाता है कि वायु में कितना दाब है। ठीक है, इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। अब वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण उस स्थान के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस कारण से यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। और निम्न दाब क्या होता है, बादल युक्त आकाश में नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और कम तापमान वाले क्षेत्र की जो वायु होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है, इसलिए यह भारी होती है और भारी वायु नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो उच्च दाब के कारण आसमान साफ होता है और वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम होता है। जब तापमान अधिक रहता है तब वायु दाब कम रहता है और जब तापमान कम होता है तब वायु दाब अधिक होता है। ठीक है, उल्टा संबंध, तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम, वायु दाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। ठीक है, तो धरातल पर, चांद पर वायु नहीं है, ठीक है, इसलिए वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इसे ना पहनते तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण रक्त जो स्रावित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लगाता है हमारा शरीर, वायुदाब के विपरीत दिशा में।
अब देखिए क्या है कि इसका उल्टा संबंध होता है। धरातल पर तापमान में भिन्नता के कारण 3 निम्न वायुदाब पेटी तथा 4 उच्च दाब पेटी का विकास हुआ है। किसके कारण? जो तापमान है उसके अंतर के कारण। और इसको आगे हम देखेंगे। तो इस चित्र में जो चित्र है उसमें वायु को मुड़ती हुई दिखाई गई है। ऐसा इस कारण से है कि वायु फेरल का जो नियम का अनुसरण करती है। तो फेरल के नियम के अनुसार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है। कौन? हवा। ठीक है, तो देखते हैं आगे चित्र में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, वायुदाब अलग अलग पेटियों में बांटा गया है। ये क्या है? उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, ये भूमध्य रेखा है, इसके आगे है। और क्या है? उस उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश, ये जो नीले रंग से दिख रहा है ना, उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश है। और इसके नीचे क्या है? अधोध्रुवीय निम्न दाब। और यहाँ पे क्या है? उच्च दाब है। क्या है? सबसे ध्रुव में क्या है? तापमान सबसे कम रहता है, इसीलिए वहां पर उच्च दाब रहता है। और भूमध्य रेखा में क्या है? तापमान सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए वायुदाब कम होता है। तो इस तरह से अलग अलग पट्टियों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उत्तरी ध्रुव में बाईं ओर और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्या है? इधर उत्तरी ध्रुव है, ये बाईं ओर, उत्तरी ध्रुव में दाईं और दक्षिणी ध्रुव में बाईं ओर। ठीक है, इधर मुड़ता है। पवन का जो गति होता है उस तरह से होता है। अब क्या है? पवन। ठीक है, विंड। पृथ्वी पर तापमान का जो असमान वितरण है, इसी कारण वायुदाब पेटियां बनती हैं। ठीक है, असमान क्योंकि ताप और वायुदाब में विपरीत अंतर है, एकदम अलग होता है। ताप का उल्टा वायुदाब होता है। तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उससे क्या होता है, पृथ्वी का निचले भाग में जो वायु है वो क्या होता है? गर्म होता है। और क्या है, जब वायु गर्म होती है वो हल्का हो जाती है, और हल्का होकर वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो वो नीचे क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। और उस जगह को भरने के लिए जो ठंडी वायु चारों तरफ होती है वो तेजी से वहां आती है, और जिसके कारण जो हवा चलता है इसी कारण से होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और इसी की जो इसके कारण जो गति होती है उसी को पवन कहते हैं। ठीक है, तो प्रभावित वायु या पवन की दिशा का पता पवन दिक् सूचक विंड वैन यंत्र से चलता है। एनीमोमीटर से हम पवन की गति को मापते हैं। आप पवन को काम करते भी देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाता है, या फिर क्या है, पवन के कारण क्या है, आपका जो घर में लगे पर्दे हैं वे भी हिलते हैं, या फिर तूफान के समय पेड़ क्या है, उखड़ जाता है। बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो पेड़ उखड़ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? पवन के कार्य हैं। पवन का नाम उसे बहने की दिशा के ऊपर आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए क्या है कि पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, तो उसके दिशा के कारण भी उसको अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ वायुदाब कुछ पट्टियां हैं जो ऊपर मैंने बताया ना, यहाँ पे पवनों को भी दिखाया गया है। क्या है? भूमध्य सागर के आसपास जो पवने हैं, दक्षिण पूर्वी जो व्यापारी पवने हैं, ये देखिए केंद्र इधर आ रहे हैं ना। और इसके बाद क्या है? सनातन पछुआ पवन। ठीक है, पछुआ पवन जो पश्चिम दिशा से आते हैं। उसके बाद क्या है? ध्रुवीय पूर्वी पवन, और ये देखिए नीचे भी ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो क्या है? पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन, और तीसरा स्थानीय पवन। तो स्थायी पवन क्या होते हैं कि जिस दिशा में हवाएं प्राय साल भर चला करती हैं उन्हें स्थायी, मतलब एक ही दिशा में जो पवनें बहती हैं उसे स्थायी पवन कहते हैं। व्यापारिक, पछुआ एवं ध्रुवीय पवनें जो हैं वो अस्थायी पवनें हैं। ये साल भर क्या है, वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में बहती है। यहाँ पे देखा ना व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें इस चित्र में जो दिख रहा है।
ठीक है। तो ये क्या है, साल भर एक ही दिशा में बहती है। इसके बाद दूसरा है मौसमी पवनें। तो जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उसे मौसमी पवनें कहते हैं। ऐसे पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे भारत में मॉनसून, क्या है, ये भी क्या है, मौसमी पवन है, जो मौसम के अनुसार हर साल आती है। और इसी से क्या है, भारत की जो कृषि व्यवस्था है इसी पर निर्भर है, मौसमी वर्षा पर, मौसमी पवन पर। तो मौसम के अनुसार जो हवाएं अपना दिशा परिवर्तन करती है उसे मौसमी कहते हैं। तीसरा है स्थानीय पवनें। तो किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं। जैसे स्थलीय या समुद्री जो हवा होती है वो है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें जो चलती है लू कहते हैं, वो भी क्या है, स्थानीय पवन है। वो जैसे दोपहर के समय क्या है, गर्मी के दिनों में लू चलती है, तो ये क्या है, स्थानीय पवन, मतलब समय विशेष में, किसी स्थान विशेष में ही चलती है। तो यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। कौन, लू। गर्मी के समय में, दोपहर के समय में लू बहती है। तो ये हो गया स्थानीय पवन। मौसमी पवन मौसम के अनुसार, और स्थायी पवन जो हमेशा एक ही दिशा में, साल भर एक ही दिशा में बहती है। तो यहाँ तक आशा करती हूँ आप सूरज समझ गए होंगे, और इसे आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपका और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका कुछ पार्ट बाकी रह गया है जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगी, इसके पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी। तो इस तरह से आपका जो पिछला यदि कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको सारे प्राप्त करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। मैं जितना चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूँ और जितना पढ़ाने वाली हूँ सब आपको मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और यदि कोई दिक्कत होती तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।